हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो हम कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट को डिस्कस किया था। और देखिए, ये चीज़ हम जानते हैं कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम सॉल्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं। सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर्स के लिए। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। और अगर आपको मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स पार्ट 2 हमारा वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। अब आज हम मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलारिटी को डिस्कस करेंगे। लेकिन इनको समझने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और उसकी भी 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं मोल फ्रैक्शन से। तो सॉल्यूशन का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, तभी तो हम ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज़ करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? ये मोल्स का रेशो है। मोल्स का रेशो क्या है? मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं सॉल्यूशन के कंपोनेंट के लिए। यहाँ पे हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया है जिसके 2 कंपोनेंट है, ए और बी। ए है सॉल्यूट और बी है सॉल्वेंट। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो आपको किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स को सॉल्यूशन के टोटल मोल्स से डिवाइड कर दीजिए, तो मोल फ्रैक्शन आ जाता है। बड़ी आसानी से आ जाता है। मतलब आपको कंपोनेंट्स के मोल्स पता होना चाहिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर 2 कंपोनेंट है जिसके मोल फ्रैक्शंस आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो अगर आपको इनके बीच में रिलेशन किस तरीके से होता है, तो जितने भी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। ये इस तरीके से इनके रिलेशन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या ये मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कोई यूनिट होती है? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि मोल्स और ये मोल्स, न्यूमरेटर में भी मोल्स है, डिनोमिनेटर में भी मोल्स है। लेकिन क्योंकि मोल्स हम जानते हैं, मोल्स क्या होते हैं? मोल्स एक मास रेशो होता है। किसका मास रेशो? मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो इसीलिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सो इट इज़ अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को जब हम डिस्कस करते हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग वहाँ पे, और एक हेनरीज लॉ में इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन को यूज़ किया जाता है वहाँ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? तो ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, जो भी टेम्परेचर, ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि सॉल्वेंट का मास आपको 1 kg लेना है यहाँ पे। तो सॉल्वेंट के 1 kg मास में सॉल्यूट के जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कह देते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम। इसकी यूनिट नहीं होती लेकिन इसकी यूनिट होती है। तो यूनिट देख के भी आप समझ सकते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो कौन सी है। अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। ये मोल्स हो गए सॉल्यूट के और ये हो गया आपका सॉल्वेंट का मास। अब ये किलोग्राम में है तो आपको डायरेक्ट इसी तरीके से यूज़ करना है। लेकिन अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में दिया है तो आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम्स को आपको किलोग्राम्स में चेंज करना है। अब देखिए, ये जो रेशो है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, वही तो मोल्स होता है। तो ये Na को हमने और एक्सपेंड करके इस तरीके से लिख दिया है। सो दिस इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है और ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। कहाँ यूज़ करते हैं हम इसको? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए तो ये यूज़ करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में वहाँ इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में मोल्स गिवन है सॉल्यूट के और सॉल्वेंट का मास गिवन है, तो बच्चे आसानी से मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में अगर हमको मोल फ्रैक्शन गिवन है, तब मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने देखा है कि काई ए किसके इक्वल होता है? Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, मतलब मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। ठीक है, इसी तरीके से जो काई बी है वो किसके इक्वल होता है? मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। क्योंकि यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन है ना, ये तो 2 ही कंपोनेंट है। 2 से ज़्यादा होते हैं तो आपको फिर वो सारे कंपोनेंट के मोल्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
अब हम इनका रेशो ले लेते हैं, काई ए बाई काई बी, ये किसके इक्वल आएगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बाई मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, करके देख लीजिए। अब ये किसके इक्वल होगा, एन ए का मतलब क्या है, एन ए का मतलब है ये मास डिवाइडेड बाई मोलार मास, सो दैट इज डब्ल्यू ए बाई एम ए, और एन बी का मतलब है डब्ल्यू बी इंटू एम बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हमने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दिया है। अब हम काई बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काई ए लिख सकते हैं हम, ये देखिए काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, और इसको हम यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू, अब ये एम बी को मैं यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इधर नीचे लाके मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो जाएगा अपना 1 बाई डब्ल्यू बी। ठीक है, अब हम एक काम और करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यही है, ध्यान दीजिए, दिस इज द मोलैलिटी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं काई ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस काई बी या इंटू मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला हमने डेराइव कर दिया है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, हार्डली एग्जाम में 30 सेकंड में ही डेराइव हो जाता है, रटोगे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करोगे आप लोग, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी इनके बीच में रिलेशन भी डेराइव कर दिया है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन मोलैलिटी की यूनिट होती है, दैट इज़ मोल पर किलोग्राम, यहाँ से निकाल सकते हैं आप, उसको भी रटने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, दैट इज मोलैरिटी। सो डिस्कस करते हैं मोलैरिटी को। सो मोलैरिटी इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, तो चाहे आप लीटर यूज़ करें चाहे डेसीमीटर यूज़ करें, एक ही बात है। अब देखिए यहाँ पे हमने ए और बी इसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट से डिनोट किया है, और डब्ल्यू ए और एम ए है सॉल्यूट के मास और मोलार मास, और डब्ल्यू बी और एम बी है सॉल्वेंट के मास और मोलार मास। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो बच्चा डेसीमोलर का मतलब नहीं समझता। तो डेसीमोलर का मतलब क्या होता है कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 मोल है, मतलब डेसीमोलर NaCl सॉल्यूशन का मतलब है 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन। अब 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 0.1 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके की कोई कंफ्यूजिंग टर्म दी हो ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिख दिया है। अब हम बात करते हैं कि मोलैरिटी को हम फॉर्मूले फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन के वॉल्यूम में जो भी प्रेजेंट है मोल्स। अब अगर लीटर में दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन लीटर। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए Na का मतलब क्या है, Na का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो वो किसके इक्वल होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम चलो यहाँ पे हम ml में ही ले लेते हैं, ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला है जो मोलैरिटी कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम की एंट्री हो रही है, और हम जानते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। सो मोलैरिटी इज टेम्परेचर, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मोलैलिटी डिपेंड करती है। तो ये फॉर्मूला हमने इसका डेराइव कर लिया। तो अब इसकी यूनिट भी निकाल लेते, तो यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर या फिर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल जो चीज़ें हैं मोलैरिटी की वो हमने डिस्कस की है। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं,
मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ये किसका है, सॉल्यूशन का, और किस में है, लीटर में। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर आपको मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम गिवन है मिलीलीटर में, तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, अगर किसी भी कंपोनेंट का अगर हम मोल्स निकाल लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि हमने उसका मास निकाल लिया है। क्यों, क्योंकि मास इज इक्वल टू क्या, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास ऑफ दैट कंपोनेंट। इसलिए ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं 35 ml ऑफ 0.2 मोलार HNO3 सॉल्यूशन। मान लीजिए ये कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है और हमें मोल्स ऑफ HNO3 कैलकुलेट करने हैं, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। 35 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से, दैट इज इक्वल टू 7। अब लेकिन ये 7 क्योंकि यहाँ पे ml है तो ये किस में आएंगे, मिली मोल्स में। और अगर इसको आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है तो 7 इंटू 10⁻³ मोल्स। अब अगर आपके पास HNO3 के मोल्स आ गए तो इसको मास में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं अगर वॉल्यूम और मोलैरिटी सॉल्यूशन का गिवन है तो। अब अगली चीज़, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन गिवन होती है। अभी स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, स्ट्रेंथ भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर लीटर। मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट को, उसको तो हम बोलते हैं मोलैरिटी। और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या स्ट्रेंथ पता है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्यूट, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये हमने लीटर में लिया है, यहाँ पे मिलीलीटर में लेंगे तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इस स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देती हूँ मोलार मास ऑफ सॉल्यूट से, और इसको भी कर देते हैं हम WA/MA, और ये हो गया वॉल्यूम किस में, लीटर में। अब ध्यान दीजिए ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, ये मिलीलीटर में है, हाँ ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये और ये एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि मोल्स है ना, तो ये भी तो मोल्स हैं सॉल्यूट के, ये भी तो मोल्स है, तो ये और ये चीज़ इक्वल है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो स्ट्रेंथ अगर गिवन है तब भी हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलैरिटी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो मोल्स गिवन है सॉल्यूट के और ना ही सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है। तो हम क्या करें, तो अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डेराइव कर लेते हैं। अब देखो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ये आपको हमने परसेंटेज कंपोजिशन वाली वीडियो में भी समझाया था कि x परसेंटेज बाई मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चलो एक चीज तो हमें मिल गई, सॉल्यूट का मास मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को हमने A से डिनोट किया है तो WA इज इक्वल टू x ग्राम। ठीक है, अब आपको सॉल्यूट का अगर मास पता है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू WA/MA। एक काम हो गया हमारा मोल्स का।
लेकिन अभी हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये जो डेंसिटी गिवन है ना, इससे हमें वॉल्यूम मिलेगा सॉल्यूशन का। देखो अब ये डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में हमें गिवन है। सो D इज इक्वल टू, ये किसकी है, सॉल्यूशन की, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू W/D। ठीक है, अब देखिए ये जो W है ये कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। सो 100 डिवाइडेड बाई D, ये हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। और वॉल्यूम किस में है, ये मिलीलीटर में। अब हमारा काम हो गया, हमें वॉल्यूम भी मिल चुका है और सॉल्यूट के मोल्स भी मिल चुके हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इक्वल टू WA/MA। यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख देते हैं सॉल्यूशन का, दैट इज 100 इंटू D, और ये इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू WA/MA इंटू D इंटू 10। और ये WA/WA क्या है एक्चुअली में, WA इज इक्वल टू x ग्राम, जो परसेंटेज जो वैल्यू दी होगी ना आपको क्वेश्चन में। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू D इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो है ना कितना आसान। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी और मोलैरिटी, इनके बीच में रिलेशन डेराइव कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करते हुए भी आप मोलैरिटी को निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इसका मतलब क्या है, मतलब एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसकी मोलैरिटी है M1V1। अब आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूट करने के बाद उसकी मोलैरिटी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू M2V2। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 30 ml 0.2 मोलार H2SO4 सॉल्यूशन है। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन है, इसको आपने डाइल्यूट कर दिया है, डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, इस सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया 500 ml तक। तो what will be the molarity of solution। तो बड़ा आसान है, क्योंकि सॉल्यूशन सेम है, मतलब उसके सॉल्यूट भी सेम है और सॉल्वेंट भी सेम है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी कितना है 0.2, वॉल्यूम कितना है 30 ml, तो M2 विल बी, और V2 कितना है आपका 500 ml। तो इस तरीके से आप जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग की। सो द मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, यहाँ पे हमने 3 सैंपल सॉल्यूशन लिए हैं, एंड दीज सैंपल सॉल्यूशंस हैविंग द सेम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूशन है जिसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम है, लेकिन उनके मोलैरिटी और वॉल्यूम अलग अलग है। जैसे सैंपल A है, इसकी मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। सैंपल B है, इसकी मोलैरिटी है M2, वॉल्यूम है V2। और सैंपल C M3 एंड V3। लेकिन यहाँ पे जो मैंडेटरी कंडीशन ये है कि इन सॉल्यूशंस के सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम होने चाहिए। तो अब इनको आपने मिक्स कर दिया, मान लीजिए A प्लस B प्लस C सॉल्यूशंस को आपने मिक्स कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इसकी अगर आपको मोलैरिटी निकालनी है तो वो क्या होगी। तो इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों सॉल्यूशंस की मोलैरिटी को ऐड कर दीजिए, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, और जो रिजल्टेंट मोलैरिटी होगी उसको हम MR लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम V1 प्लस V2 प्लस V3। सो रिजल्टेंट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस having the same solute and solvent will be equal to M1V1 plus M2V2 plus M3V3
डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इस तरीके से आज हमने मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी के थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस किया है, और अगले वीडियो में हम इनके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वालिटी न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। सो बने रहिए हमारे साथ, कीप वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।